125 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी अभी भी काम कर रहा है और निफ्टी बैंक के अंदर करीब 350 अंकों की बढ़त सेकंड डे है। जो मार्केट शॉर्ट कवरिंग कुछ ताज़ा खरीदारी दिखा रहा है। मार्केट ओवरसोल्ड था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट को पुल बैक मिलना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुल बैक जिस तर्ज पे मिल रहा है, जिन चीज़ों से मिल रहा है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहला ग्लोबल मार्केट और दूसरा एफआईज की खरीदारी उस तर्ज पे बहुत बड़ी नहीं हुई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में सुधार हुआ। वो सुधार का फ़ायदा देसी बाज़ारों को यानी कि इंडियन मार्केट्स को पड़ता हुआ दिखा। लीडरशिप का जो थोड़ा बहुत क्राइसिस था वो भी कम होता दिख रहा है। कुछ नंबर्स ऐसे आ रहे हैं कि जहां पे उम्मीद फिर से जगी है कि इन बड़े नंबर्स के बदौलत मार्केट लीडरशिप ले आएगा। देखिए 4-5 बड़ी कंपनीज के नंबर रहे। एचडीएफसी के जब नंबर आए उसने निराश नहीं किया, जब रिलायंस के नंबर आए तो उसने निराश नहीं किया, इन्फोसिस जब टीसीएस के नंबर आए तो उसने निराश नहीं किया, एलएनटी के नंबर आए उसने निराश नहीं किया। ये 5-6 बड़े कंपोनेंट है जिसके नंबर्स आने पर मार्केट को डिस्टर्बेंस नहीं हुई, बल्कि वो थोड़ा फील गुड कर रहा था। कल एसबीआई के नंबर आ जाएंगे तो एक बड़ा सरकारी बैंक अपने जब नंबर उतार देगा तो थोड़ा आपको और क्लैरिटी आ जाएगी बाजार के अंदर कि अर्निंग्स टिल्टेड है टुवार्ड्स थोड़ा पॉजिटिव और न्यूट्रल की तरफ। एक और पॉइंट, मार्केट के अंदर जो फियर होता है टिपिकली किसी इवेंट से पहले का, वो काफ़ी हद तक कम हुआ। चेकिंग हुई, पता लगा वो विक्स था वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वहाँ पे आज देखेंगे 3.5% की गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन ये शो कर रही है कि मार्केट के अंदर सिर्फ 2-4 शेयर नहीं बल्कि डीप रूटेड बाइंग वापस से हुई है और वो आपको हिस्सों में दिख रहा होगा। रेशो कम से कम 1:5 की चल रही है। ये कल भी थी और ये आज भी है, यानी कि गिरने और बढ़ने वाले शेयर कम से कम 1:5 1:4 की रेशो में आपको पक्का चलते हुए दिखेंगे। एक और चीज़ मार्केट के अंदर जो मैं हमेशा से आपके सामने रखता आया हूँ, आज भी रखूँगा, आप थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ काम कीजिए। ऑप्शंस के अंदर थोड़ा टाइम ब्लैक के साथ काम कीजिए, यानी कि थोड़ा टाइम बढ़ाकर काम कीजिए और जो एक्टिव कॉल्स है आप वहीं पे ज़रा फोकस कीजिएगा। मार्केट के अंदर चर्निंग और अर्निंग्स दोनों का इम्पैक्ट दिख रहा है। चर्निंग आपको इस तरह से दिख रही है जैसे आज लिकर के स्टॉक्स काफ़ी एक्टिव हैं, थोड़े बहुत फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक 2-4 दिन से एक्टिव हैं। तो जहाँ पर आपको ट्रेंड दिखे वहीं पे आप जुड़ जाइए, वहाँ से पैसा बनाइए और भले निकल जाइए। ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर बेनिफिट इस चीज़ का आपको मिलेगा, आपने कॉल सही रेट पे कम प्रीमियम्स पे ली हुई हैं। अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। बाजार के पास एक रेंज है, वो रेंज पहले 19,200 पे आके रुक जाती थी, अब 19,400 के नए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आज 19,200 के ऊपर हम क्लोज करते हैं, एक छोटा सा गैप भी हमको मिल जाए तो 19,400 तक के रास्ते खुल जाएंगे। 43,300 पे आके बैंक निफ्टी है, एक बार 43,500 पार होगा तो 44,000 के रास्ते खुल जाएंगे। जिनके पास पोजीशंस हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस हैं वो एक राउंड की अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर लें। ये बात हमने कल भी आपके सामने रखी थी। कुल मिला के मार्केट फिर से नज़र रखेगा कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है और एफआईएस की खरीदारी क्या हो रही है, और साथ ही कुछ एक अर्निंग्स जैसे मैंने आपको नाम बताए एसबीआई, डिविस लैब, इनके कुछ एक नंबर्स आने हैं, उन पे भी हमारा ज़्यादा फोकस होने वाला है। तो ये मार्केट का कुल मिला के हाल था। और प्रियंका, माफ़ कीजिए, पूजा हमारे साथ हैं, तो पूजा आपको मेहमानों से कनेक्ट कर रही हैं और ज़रा पता करेंगे कि आगे अब क्या करना चाहिए। हमारे साथ पैनल पर सभी एनालिस्ट मौजूद हैं। कपिल शाह, मितेश पांचाल, राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही निमेश ठाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक एक करके उन्हें शामिल करेंगे। राजेश सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी पर, और आखिरी 1 घंटे के लिए ट्रेड कहाँ देख रहे हैं आप, आपके क्लोजिंग ट्रेड बताइए। गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में ऑलरेडी हम एक जिस तरीके से यहाँ पे पुल बैक बना है लोअर साइड से और अब हम 19,200 के लेवल को होल्ड आउट कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द डे के लिए तो 19,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक उसके ऊपर बने हुए यहाँ से मार्केट एक अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 19,300 की तरफ। बट आज के लिए हमें लगता है 19,300 350 ये एक मेजर सप्लाई जोन है। इसके ऊपर निकलना हमें नहीं लगता कि आज के सेशन में ये क्रॉस करेगा। अब ये जरूर है कि अभी हम 19,200 के ऊपर बने रहे तो यस, नेक्स्ट वीक में जरूर 19,350 19,400 तक की रैली यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, क्योंकि काफी शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखी। और हम जिस तरीके से हम देख रहे हैं ब्रॉड बेस्ड मार्केट में एक अच्छा बाइंग का रुझान है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अच्छे इंप्रूव होते हुए दिखे, तो ये मोमेंटम हमें लग रहा है नेक्स्ट वीक में कैरी ओवर होगा। 19,400 की तरफ हमें लगता है कि टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके का डेटा सेटअप बना, यहाँ पे मेजर सपोर्ट एरिया डाउन साइड में 43,300 की तरफ है।
जब तक 43,300 के लेवल को होल्ड आउट करता है, यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट में बैंक निफ्टी में एक अटेम्प्ट 43,500 43,600 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो दोनों इंडेक्स पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है और काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वापस यहाँ पे बनते हुए दिखे अर्निंग सीजन के चलते। तो हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक भी यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी और इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए जब तक कि जो मेंशन लेवल है वो होल्ड आउट होते हैं। बिल्कुल ये है सलाह राजेश जी की मार्केट पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज इस पर समझने की कोशिश करते हैं। आखिरी 1 घंटे के लिए कपिल भी हमारे साथ मौजूद है। कपिल, आपसे भी जानना चाहेंगे कहाँ पर BTST या STBT ट्रेड्स देख रहे हैं आप? ये बेसिकली मार्केट का रुख एक रेजिस्टेंस लेवल पे तो है, लेकिन 90,250-300 आने वाले वीक में क्रॉस कर जाता है तो हमें और एक पॉजिटिव पड़ाव देखने मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिकली मेरा एक पिक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए। स्टॉक का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं 2017 से जो इसकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी वो उसका हमें ब्रेकआउट देखने मिला, रिटेस्ट देखने मिला और वहां पे हमें एक रिजल्ट देखने मिला हुआ है। तो 463 पे ये स्टॉक चल रहा है, तो 450 का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा और अपसाइड पोटेंशियल मुझे स्टॉक में 480 के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और दूसरा जो एक स्टॉक है वो NBFC या फिर एक फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस से ही लूंगा क्योंकि वो स्पेस में थोड़ी सी ट्रैक्शन मुझे देखने मिल रही है। और क्रिसिल स्टॉक है जो काफी एक रेंज के बाद में ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है। तो क्रिसिल का 4180 जो करंट लेवल है तो वहां पे बाय का व्यू बनता है। 4030 के यहाँ पे स्टॉप लॉस आने देखने मिलेंगे और उसके ऊपर में हमें 4480 के टारगेट के भी देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 2 शेयर आपकी तरफ से हो गए। एक तो LIC हाउसिंग, देखिए कल इसके नंबर आए थे, इनफैक्ट ये थोड़ा इनफैक्ट परसों आए थे शायद, मेरे को ध्यान है, तो नंबर्स अच्छे थे। उसके बाद कल इस शेयर ने थोड़ा फायर बैक कर दिया था, यानी कि ये शेयर थोड़ा कमज़ोर हो गया था और कल नहीं चला ये। आज इसने अपने नंबर्स का प्योर रिएक्शन दिया क्योंकि उससे पहले थोड़ा चला हुआ था। तो नंबर सुबह आए ना किसी भी कंपनीज़ के तो कम से कम 24 घंटे आप उस पर एक्टिव रहिए। वो नंबर्स का हाथ बदला पक्का होता है। कुछ लोग पहले खरीद के बाद में बेचते हैं, कुछ लोग बाद में खरीदते हैं और फिर लोग बेच रहे होते हैं। LIC उसका बेस्ट एग्जांपल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट नंबर इसने दिखाया, बट शेयर नहीं चला था कल। आज शेयर चल रहा है 3%, आज कोई नंबर नहीं है इसके। तो ये एक अच्छी ट्रेड है LIC हाउसिंग। ऑलरेडी हमने कल 12 बजे के शो में भी आपको ये शेयर दिया था और जहाँ तक मेरे को ध्यान है शिल्पा राउत ने आपको ये ट्रेड बताया था और उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। और दूसरा शेयर है क्रिसिल का, तो क्रिसिल के अंदर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। तो क्रिसिल एंड LIC हाउसिंग बोथ आर गुड स्टॉक्स। मितेश जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपके ट्रेड सर? 3 ट्रेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया मिड कैप स्टॉक्स में। तो पहला रहेगा पेपर से जीके पेपर। 360 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है जीके पेपर के अंदर। तो जीके पेपर करंट लेवल के ऊपर खरीदारी की सलाह मिली। 355 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 421 का। दूसरा जो स्टॉक है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में 250 रुपीज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है और ये री रेटिंग है हमारे हिसाब से। तो 230 के स्टॉप लॉस से लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को लेना है 295 के टारगेट के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विद इन द बैंकिंग सेक्टर हमें लग रहा है कि RBL बैंक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होगी। तो RBL बैंक है उसमें खरीदारी की जा सकती है। 220 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 212 का, 212 का और टारगेट रहेगा 200। आपके 2 शेयर मैंने सर नोट किया है। एक तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आप बता रहे थे 295, थोड़ी आपकी आवाज़ कट के आ रही थी इसलिए मैं पूरी तरह से 100% तरीके से तो नहीं सुन पा रहा था आप क्या कह रहे हो। दूसरा आपकी तरफ से है एक JK पेपर, तो पेपर स्टॉक में और एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी। सर ने टारगेट स्टॉप लॉस आपको दे दिए। थोड़ा और फाइन ट्यून कर लेते हैं आपको, थोड़ी आवाज़ आपकी आवाज़ और आपके इंटरनेट को थोड़ा और ज़्यादा ठीक कर लेते हैं और उसके बाद फिर से वापस आपको कनेक्ट कर लेंगे। बट आपके शेयर्स आ गए, ये अच्छी बात है। आपका कन्विक्शन लेवल भी हमारे साथ पहुँच चुका है। LIC हाउसिंग, क्रिसिल, JK पेपर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये अब तक 2 मेहमानों ने 4 सौदे दे दिए। राजेश सर आपने बाइंग ऑन डिप्स बोला है निफ्टी और बैंक निफ्टी, सर बड़े शेयर्स पे ही आपकी नज़र है या फिर आप कैश के स्टॉक्स पे जाओगे सर? तो मिड कैप स्पेस पे नजर है। हालांकि इंडेक्स में काफी बड़ा मूव आया तो लार्ज कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो पहली नजर है वो है पहला स्टॉक जो है वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट
गोदरेज सीपी पे है। स्टॉक में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बना है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली इसने अब यहाँ पे क्रॉस किया है। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे अक्टूबर के उसको भी सरपास किया है। और अगर हम इसको देखें तो आज के सेशन में एक लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप भी बनते हुए दिखे। गोदरेज सीपी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड के टारगेट 1060 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1000 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो पीएसयू बैंक में, सर नेटवर्क चेंज कर दिया मैंने अभी। और उसमें हमें लगता है कि पीएनबी पे फोकस करना चाहिए। पीएनबी में देखें तो पिछले 3-4 सेशन से काफी साइडवेज एक नैरो प्राइस रेंज में ये स्टॉक ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक में एक वो रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली स्टॉक होल्ड कर रहा है। और जो पिछले दिनों में जो करेक्शन था वो करेक्शन में स्टॉक ने जो उसके ब्रेकआउट लेवल थे प्रीवियस स्विंग के उसको होल्ड आउट करके वहां से यहाँ से वापस से एक रिवर्सल का ट्रेड बना है। पीएनबी में हमें लगता है 80 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 73 के आसपास। तीसरा स्टॉक होगा कैश सेगमेंट में, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स में से भारत डायनामिक्स को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला पिछले 5-7 मिनट में। हालांकि हमने 1020 के आसपास स्टॉक रिकमेंड किया था, लेकिन ये स्टॉक में 15-20 रुपए की तेजी अभी पिछले 5-7 मिनट में ही बनी है। हमें लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। 1090-1100 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है भारत डायनामिक्स में बीडीएल में वो होगा करीब 990 के आसपास। मैंने आपसे 2 शेयर पता किए थे, आपने बैक टू बैक 4 शेयर दे दी, अच्छी बात है। एक तो पीएनबी, जीसीपीएल, भारत डायनामिक्स, ये कुछ एक शेयर्स है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। और सर ने ऑलरेडी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में पहले भी नोटिस करवाया हुआ है। तो भारत डायनामिक्स, पीएनबी तो सुबह भी हम चेक करवा रहे थे एक्सपर्ट से, मेरे को लग रहा है बेहतरीन शेयर है, उसको थोड़ा रखना चाहिए। ये पीएनबी ना इतना थोड़ा छोटा शेयर है, थोड़ा मूव वैसे देता है, इसको थोड़ा रखना चाहिए आप। इस बीच टाइटन के नंबर्स आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, नीचे आप देख पा रहे होंगे, ज़रा तैयार हो जाइए। निमेश जी आप ज़रा देखेंगे, मैं नंबर्स पढ़ देता हूँ आपके सामने, आपने भी शायद इसको एड्रेस किया होगा, और आप ज़रा देख के बताइएगा कि आपको नंबर्स कैसे लगे हैं। मुनाफा इनका आया सर करीब 940, और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा ज़्यादा है। मार्केट एक्सपेक्ट थोड़ा कम कर रहा था और ये पिछली बार से भी ज़रा बढ़कर आया है। इनकी रेवेन्यू आई है सर 11,000 प्लस करोड़, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि करीब करीब आएगा 10,800 साढ़े 800 करोड़। तो रेवेन्यू फ्रंट पे ठीक है, प्रॉफिट के फ्रंट पे ठीक है। सर मार्जिन आया इनके 11.5% के आसपास, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 12-12.25% के आसपास मार्जिन आएंगे। तो मार्जिन के फ्रंट पर मिस है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, रेवेन्यू के फ्रंट पर ठीक है, प्रॉफिट के फ्रंट पर ठीक है, मार्जिन के फ्रंट पर हल्का सा मिस है। इसमें कमेंट्री भी आएगी, वही पता लग जाएगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं वो करीब 1300 प्लस करोड़ है, वो मिस नहीं है, वो भी ठीक है, इन लाइन है। ठीक, तो आप इसको 4 हिस्सों में देख लीजिएगा। पहला प्रॉफिट ठीक, रेवेन्यू ठीक, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ठीक, हल्का सा मार्जिन का मिस है, वो करीब 0.5% के आसपास को जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। शेयर का रिएक्शन स्ट्रांग है, 2% ऊपर है। निवेश जी आपका टेक चाहिए, आपने कंपनी को स्टडी कर ही रखा होगा। देखिए जिस तरह से कंपनी ने रिजल्ट दिए डेफिनेटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आए हैं। छोटा मोटा मिस और हिट जो रहता है, बट मुझे लग रहा है कि इन लाइन एक्सपेक्टेशन है। और जो ज्यादातर देखना रहेगा वो कंपनी आने वाले दिनों में क्या कहती है और कंजम्पशन डिमांड पर्टिकुलरली जो है वो किस तरह से जा रही है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन थीम अभी मार्केट में चल रही है, जिस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में और फेस्टिव सीजन जिस तरह से चल रहा है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक को कोई भी करेक्शन आता है तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए। व्यू मेरा बुलिश है। अभी लेते हैं कि ये जो मार्जिन्स वाला मिस है कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। कुल मिला के नंबर्स आपको भी ठीक लग रहे हैं, रिएक्शन देख के भी ऐसा लग रहा है कि नंबर्स ठीक हैं, तो एक इससे सारी चीज़ ठीक है। पूजा के पास ने इसकी कमेंट्री भी है, अभी वो थोड़ा रीड कर रही है, आपको 1 ही मिनट के अंदर वो कमेंट्री का स्टेटस भी बता देंगी। नंबर्स मैंने मोटा मोटी आपको बता दिए। प्रॉफिट का फ्रंट ठीक है, रेवेन्यू का फ्रंट ठीक है, ऑपरेशन प्रॉफिट्स ठीक है, हल्का सा जो मिस है वो सिर्फ मार्जिन्स को लेकर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम है। वैसे देखा जाए तो मार्जिन्स करीब 14% है, सॉरी माफ़ कीजिए 11.5% है, हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि 12.5% के आसपास रहेंगे, तो स्लाइटली मिस है, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
पूजा आपको भी कमेंट्री बता देंगे, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, कपिल जरा आप इसके टेक्निकल सेटअप को और चेक कर लो टाइटन के। फिर राजेश सर एक बार ना भारत डायनेमिक्स भी आप देख लेना, आपने भी जो बताया ना भारत डायनेमिक्स का बाय करना है, इसके ना नंबर्स आ गए हैं, मैं अभी नंबर्स भी आपको बताऊंगा, आप एक बार जरा स्टडी वापस से कर लो। कपिल इस बीच आप जरा टाइटन का टेक्निकल चेक करके बताओ। जी जैसे मार्केट भी अभी अपने ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे फिसलना स्टार्ट हो गया है, और वैसे ही टाइटन भी जब ये आपकी कमेंट्री जो आपने नंबर्स बताए तभी 2% ऊपर था, अभी 1% से ऑलरेडी इसके गिरावट आ गई है, और 3275 का जो लेवल था वो टेक्निकली रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो कोई बड़ी खराबी तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन ऑफकोर्स इंट्राडे में थोड़ा सा मुझे सेटबैक लग रहा है, थोड़ा सा और कूल ऑफ होना चाहिए, और नीचे में उसके जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मुझे जो देखने मिल रहे हैं वो 3325 एक पहला सपोर्ट लेवल है, और दूसरा सपोर्ट लेवल खाना का भी 3200 के लेवल के यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक रिएक्शन नीचे में आ सकता है, रिजल्ट की वजह से थोड़ी सी एबनॉर्मल मोमेंटम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल नीचे के लेवल पे काफी अच्छे 3200 के यहाँ पे काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 200 यानी कि 3200 के आसपास का सपोर्ट है। रिजल्ट्स में इतनी हिम्मत नहीं दिख रही है कि इस रेजिस्टेंस जोन को पार कर जाए, तो शायद हो सकता है साइडवेज है, ऐसा हमको एक्सपर्ट से सुन के तो समझ में आ रहा है। तो ऊपर चलने के लिए और नीचे गिरने के लिए रूम ज़्यादा नहीं है, इस रिजल्ट्स को ये ज़्यादा खपाएगा नहीं, इसी रेंज में ख़त्म कर देगा, कुछ ऐसा अभी देख के लग रहा है। पूजा ने जो कमेंट्री पढ़ी है वो कुछ फाइन ट्यून आपको करके और बता देते हैं टाइटन के बारे में। तो टाइटन में अभी कॉन कॉल भी होगी वैसे 3:30 बजे, तो उसमें और ज़्यादा कमेंट्री निकल कर आएंगी, लेकिन नतीजों पर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और उनका कहना है कि हर सेगमेंट में जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत है। वॉचेज एंड वेरेबल्स सेगमेंट में जो आय है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा के पार पहुंच चुकी है, जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है इनके इस सेगमेंट के लिए, तो वहां पर प्रदर्शन अच्छा रहा है। इनके ज्वेलरी सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, और करीब जो बिक्री है वहां पर 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। स्टोर एक्सपेंशन जो वो टारगेट कर रहे थे उसी के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और तीसरी तिमाही के लिए फेस्टिव सीजन को लेकर भी टाइटन का कहना है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि उधर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन और मांग को देखते हुए ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं टाइटन का मैनेजमेंट। तो कमेंट्री भी पॉजिटिव है, नतीजे भी अच्छे हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है 2%। 3:30 बजे कॉन कॉल भी होगी, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, 3:30 बजे के आसपास कॉन कॉल होगी, कुछ और इंपॉर्टेंट आएगा तो कल और आपके सामने रख देंगे, अदरवाइज अभी तक की जो कमेंट्री आई है वो भी आपके सामने हमने रखी है। आदित्य अरोड़ा ऑप्शंस के चैंपियन के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य अगर आप सुन पा रहे हैं तो सिर्फ आपको मैं 1 मिनट के लिए और रोकूंगा। असल में ना भारत डायनामिक्स के नंबर आ गए, और राजेश सर ने ना अभी कॉल दिया है भारत डायनामिक्स पे, मेरे को जरा वो पता करवाना है। भारत डायनामिक्स स्पीड से लेके आइए ऑन एयर आप इसके चार्ट, मैं जब तक नंबर्स बताया था, राजेश सर आपने चार्ट देख ही लिए होंगे जब तक। इनके मार्जिन से 17.5 से 21.5 आए हैं, जो कि अच्छे हैं। इनका एबिटा जिसको हम ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कहते हैं वो 93 करोड़ से 134 करोड़ हुआ है, ये भी अच्छा साइन है। प्रॉफिटेबिलिटी 75 करोड़ से 147 करोड़ है, ऑलमोस्ट डबल है, तो ये भी अच्छा साइन है। भारत डायनामिक्स इस अच्छे नंबर्स की बदौलत एकदम से ऊपर हुआ है। सर आपका टारगेट कितना था भारत डायनामिक्स पे, राजेश सर अभी आपने दिया है? डिम्पी जी 1090 हमारा टारगेट है, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हमें लगता है कि ये स्टॉक में करेक्शन के बाद ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से बाय करने की। 1090 तो पहला लक्ष्य है, और अगर वो सरपास होते हैं तो फिर हमें लगता है ये 1150 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो दिया था हमने वो 990 के आसपास है। तो ट्रेड तो जिस तरीके से नंबर आपने बताए, नंबर तो पॉजिटिव साइड पे ही है, तो आई थिंक रिएक्शन भी इसमें ऑलरेडी एक आया है। 1055 के हाई भी लगे पिछले कुछ मिनटों में, तो हमें लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और हायर साइड पे। ठीक है डन सर, मैं आपके कॉन्फिडेंस के साथ एग्री करता हूं, और आपने ठीक नंबर से पहले कॉल दी थी, तो हमारे निवेशकों को थोड़ा अच्छे से एंट्री का मौका भी मिल गया होगा। इस सडन स्पाइक का भी आपने बेनिफिट उठाया होगा। ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर भारत डायनामिक्स। देखिए हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ नंबर बताएं, हमारा काम ये भी है कि नंबर्स के पीछे की जिस्ट क्या है, वो नंबर अच्छे हैं ख़राब हैं, एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ें कंपाइल करके एक साथ आपके सामने रख दें। और हमारी कोशिश होती है कि आराम से सधे हुए तरीके से बिल्कुल क्लियर थॉट के साथ वो सारे काम किए जाएं। इसलिए टाइटन पे पूरी प्रोसेस और साथ ही भारत डायनामिक्स पे आपको अच्छा लगा होगा इन दोनों नंबर्स की कवरेज को देखकर। अब मेरे साथ आदित्य अरोड़ा हैं। आदित्य से मैं थोड़ा माफ़ी मांगूंगा, वो काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पे थे। आदित्य बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और माफ़ी भी, आपको हमने काफ़ी देर फ़ोन लाइन पर रखा। आप जरा हमको ऑप्शंस का चैंपियन बता दीजिए। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए मैंने अभी अदानी पोर्ट को
चुना है। बाजार का मूड माहौल अच्छा है तो आपने थोड़ा रुकाया तो चलेगा, क्योंकि बाजार काफी अभी अच्छे मूड माहौल में है, तो वहाँ अच्छा पैटर्न बन रहा है, अच्छा माहौल बना हुआ है। तो अदानी पोर्ट में बहुत टाइम बाद कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा तेजी का रुझान बन रहा है। तो दिस कुड बी स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश रैली। तो इसमें एक तेजी की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। 800 का कॉल खरीदेंगे 21.20 में, 830 का कॉल सेल करेंगे 9.85 में। इसमें मैक्सिमम है 9080, मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 14,920। तो तेजी का ट्रेड है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ओके ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं ना, ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही पकड़ने चाहिए। और ऑप्शंस का तो पहला नियम सिद्धांत ही यही है, अगर आप कोई रुका हुआ शेयर पकड़ेंगे ना तो आपको ऑप्शंस टाइम वैल्यू से गला देगा। तो उसमें ऑप्शंस का पहला रूल ये कहता है कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स को पकड़ लो। और अडानी और अंबानी ग्रुप के शेयर्स टिपिकली ट्रेंडिंग रहते हैं बुल फेज में। और आप अदानी पोर्ट को देख पा रहे हैं, अदानी पोर्ट ऑलरेडी वैसे भी एक नए जंक्शन पे आके ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट का बुल स्प्रेड है, जहाँ पर खड़े हो वहाँ की कॉल पकड़नी है, जहाँ तक जा सकता है वहाँ की कॉल बेच देनी है। 800 पे खड़े हो 800 की कॉल पकड़ो, 830 वाली बेचो। इन दोनों का जो स्प्रेड का डिफरेंस है वो आपके लिए बेनिफिट होगा, वो है 14,920 का। और लॉस होगा इस स्ट्रेटजी के अंदर करीबन 9,000 रुपये का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से 14,000 प्रॉफिट का और 9,000 लॉस नहीं झेला जाएगा, लीव द ट्रेड। इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आप झेल सकते हो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस और टारगेट को, और आप अपने सौदे पंच करके ये सौदे दे सकते हो। ईटिना स्वदेश का जो ऑप्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो बहुत ही शानदार है। बहुत अच्छे से हम ऑप्शंस को लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑप्शंस के ज़रिए कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट आप तक पहुंचा पाएँ। बहुत शुक्रिया आदित्य, थैंक यू वेरी मच आज ये ट्रेड बताने के लिए। तो अदानी पोर्ट्स पे आदित्य की रिकमेंडेशन आपने नोटिस कर ली होगी। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट से कुछ और सौदे भी चलेंगे और BTST ट्रेड भी है। देखिए NSE की ऐड भी यही बता रही है कि ज़्यादा अगर आप रिस्क लोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं शो के अंदर आप जुड़िए, आपको कम से कम सौदे बताए जाएंगे। और प्रोग्राम और चैनल्स का तो मेरे को नहीं मालूम, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में बिलीव करते होंगे, बट मेरा बिलीव है कम से कम ट्रेड में बिलीव कीजिए, लेकिन जो लीजिए वो पक्के से लीजिए। जोमेटो के नंबर आ चुके हैं। जोमेटो जिस दिन 100 पार हुआ था उस दिन टेक्निकली हमने बताया। 100 के बाद एक बार अजय ने भी आपको नोटिस कराया और अजय ने ये भी आपको बताया था कि आप इसको कम से कम 1 साल के लिए रखिए, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। आज ये शेयर 13% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। अगर मैं 100 के बाद की कैलकुलेशन करूं, ठीक है, कोई आदमी 105 पे भी लेके बैठा होगा, 108 पे भी लेके बैठा होगा, तब भी 7-8% का प्रॉफिट कम नहीं होता। अब कंपनी ने भी प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने 2 हिस्सों में प्रॉफिट दिखाया, पहला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दूसरा YOY कहने का मतलब साल दर साल का इनका मुनाफा। वो मुनाफा 250 करोड़ का घाटा था, वो इस बार उन्होंने 36 करोड़ रुपये दिखाया कि देखिए हमने ना केवल 250 करोड़ के घाटे को ख़त्म किया बल्कि 36 करोड़ रुपये कमा के भी दिखाया। फिर इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बताया कि पिछली बार हमने जो 2 करोड़ कमाया था ना, उसको हमने 36 करोड़ कर दिया। तो ये पॉइंट है क्वार्टर का और ये पॉइंट है YOY का। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा नहीं पिछली बार तो था मुनाफा, तो फिर ये मुनाफा कैसे आ गया? YOY बेसिस पर, यानी कि साल दर साल तो बहुत बड़ा घाटा था जो कि इन्होंने ख़त्म किया। एक और पॉइंट, आप शेयर का रिएक्शन 5.5-6% का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ना केवल ये लॉस टू प्रॉफिट आई हुई कंपनी है क्वार्टर बेसिस पर और YOY बेसिस पर, बल्कि इसका रेवेन्यू ठीक है। इसकी कमेंट्री पूजा भी आपको देख के और बता देंगे 2-4 पॉइंट्स जो अभी तक आ रहे हैं स्टार्टिंग में, प्लस इसका जो आगे का रहा है टेक्निकली वो भी काफ़ी स्ट्रांग बताई जा रही है। तो हर फ्रंट पे अमूमन जोमेटो ठीक है। आप एक स्टार्टअप वाली कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते होंगे कि उनका बेस बहुत हो, उनका नाम बहुत अच्छा हो, वो बैलेंस शीट से बहुत अच्छी हो। नाम अच्छा है, बेस अच्छा है, बैलेंस शीट से अच्छी हो गई। मैं कंपनी का एडवोकेट नहीं हूँ, बल्कि जो चीज़ें मेरे को दिख रही है मैं सिर्फ वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। अब मैं ज़रा राजेश सर से इसके बारे में पता कर लेता हूँ। राजेश सर ज़रा जोमेटो पे देख के बताइए, मैं पोजिशनल होल्डर हूँ और मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो आपके लिए 2 टारगेट बनेंगे। पोजिशनल वालों का टारगेट मेरे को बता दीजिए जिनको रखना है लेके, और एक स्विंग वाले का टारगेट मेरे को बता दीजिए जिनको आना है और बस कुछ पैसे कमाने हैं और निकल जाना है, और दोनों का स्टॉप लॉस भी सर।
मुझे लगता है पोजिशनल टारगेट तो इसका यहाँ से 140 रुपए का आना चाहिए। जो 140 हमें लगता है कि इसका नेक्स्ट पड़ाव होना चाहिए। ये जो जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो स्टॉक में एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक मंथली चार्ट पे एज वेल एज वीकली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो 140 के लक्ष्य के लिए इसको पोजिशनली होल्ड किया जा सकता है। अब जिन्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जिन्होंने लिया है, उनके लिए पहला लक्ष्य 128 रुपए का है। वहां पे हमें लगता है कि एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, तो वहां से उसके साथ हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर ये 140 की जर्नी स्टार्ट करेगा। बट 125 128 की रेंज में अगर ये आता है तो वहां बुक करें। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर अब यहाँ पे फॉलो करना होगा, वो होगा करीब 105 रुपए के आसपास। जब तक ये 105 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है इसका नेक्स्ट लक्ष्य 125 128 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ओके, ठीक है। तो 128 रुपये आपका पहला टारगेट, 140 रुपये दूसरा टारगेट, 105 रुपये का स्टॉप लॉस, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब आप चाहें तो एक प्लेट भी बना सकते हैं जिसमें स्टॉप लॉस लगाइए 105 का, टारगेट लिखिए 128 का, उसके बाद हाइफन लगा के दूसरा टारगेट लिखिए 140 रुपये का। ये पोजिशनल स्विंग दोनों के लिए है। एक और चीज़, आप जोमेटो का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ना करें, सर्विसेज करें ना करें इस्तेमाल, अगर जोमेटो के शेयर को लेके बैठे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा कम रखना। अपॉर्चुनिटी सिर्फ जोमेटो तक सीमित नहीं है, बल्कि बाज़ार में और भी हैं, इसलिए उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। आप जोमेटो में ज़रूर पोजीशन लीजिए, बट लो वॉल्यूम के साथ लीजिए। ये मैं हर शेयर के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलेंगी और हो सकता है जब स्पीड पकड़े तो और ज़्यादा भी मिलेंगी। हमारे साथ राजेश जी हैं, निमेश भी हैं, मितेश और कपिल भी हैं। मितेश जी, अब आपकी आवाज़ और आपकी क्लैरिटी ज़्यादा ठीक आ रही है। मेरे को ज़रा एक शेयर आपसे और पता करना है। आज मार्केट के अंदर उसके अंदर काफ़ी अच्छी पोजीशंस बनी हैं। मैं ज़रा देख के बता रहा हूँ। पीएनबी हाउसिंग एक बार ज़रा आप चेक करेंगे। एलआईसी हाउसिंग के तर्ज पे पीएनबी हाउसिंग के अंदर पोजीशंस बना के रखे हैं अभी भी। डेफिनेटली सी पीएनबी हाउसिंग में हमने देखा है कि एक तरफा तेजी देखने के लिए मिली है और ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो हमारे हिसाब से री रेटिंग है स्टॉक का, तो स्टॉक जो है वो 780 से 820 के बीच में जा सकता है। स्टॉप लॉस से और भी आप 705 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और स्टॉक जो है वो कंटिन्यूस हाई ऑफ टाइम। तो डेफिनेटली पीएनबी हाउसिंग को लेना चाहिए करंट लेवल के ऊपर भी। हमारे 6 से 9 महीने के टारगेट बहुत एग्रेसिव है, अराउंड 950 टू 1000 के टारगेट है। हमें लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये स्टॉक 4 डिजिट में ट्रेड हो। तो आप अभी भी बुलिश है इसके अंदर, बट ये शेयर थोड़ा चला हुआ है इसलिए कम वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड करें। थोड़ी देर में हम आपके सामने खबर गर्म वाला सेगमेंट भी लेके आएंगे, 2 अर्निंग्स भी लेके आएंगे। पहला एक एसबीआई और दूसरा होगा डिविस लैब। डिविस के नंबर सोमवार को आएंगे, हम पहले आपको बताएंगे कि नंबर कैसे आ सकते हैं। दूसरा एसबीआई के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके सामने रखेंगे जो अलग अलग रिपोर्ट से हमको मिली है कि एसबीआई के नंबर्स कैसे आएंगे। तो दोनों पे जब बात होगी तब हम इसके टारगेट स्टॉप लॉस भी रखेंगे आपके सामने। एक और शेयर मेरे लिस्ट में मेरे को लग रहा है ये सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर भी साबित हो सकता है, वह है जी एंटरटेनमेंट। एक बार कपिल आप चेक करेंगे जी एंटरटेनमेंट। में जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा हुआ था। मींस काफी टाइम पहले जो इसके 170 का लो था वो काफी बेहतरीन सपोर्ट लेवल था और वहां से हमें एक अच्छा सा फॉलोअप साइन देखने मिला था। अभी 275 के लेवल पे चल रहा है स्टॉक में। पिछले 6-7 दिनों से काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है। कहां ना कहां पे ओवरसोल्ड की रीजन में है, लेकिन जब भी कोई स्टॉक पॉजिटिव ट्रैक्शन में आ जाता है तो स्टॉक काफी देर तक ओवरबॉट रीजन में रह सकता है। 274 का लेवल है, उसके जो नेक्स्ट बेस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो 288 के यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्टॉक का अभी भी पोटेंशियल 288 तक का दिख रहा है। तो ये है सलाह जी एंटरटेनमेंट पर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो ये बताएंगे कि इस वक्त कौन से स्टॉक में खबर निकल कर आ रही है और उसके चलते एक्शन दिख रहा है शेयर पर। ये बताने के लिए शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला कैम्स और यहाँ पे हमारे जो है डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है और यहाँ से पता चल रहा है यहाँ पे HNI सेगमेंट में जो है डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 4 टाइम्स इट्स 20 डे एवरेज जो है उनके वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। और याद रखिए एक अच्छी बाइंग मोमेंटम भी जो है अर्निंग्स के पहले देखने मिल रही है। दूसरे तिमाही के नतीजे नवंबर 8 को घोषित किए जाएंगे और एक्सपेक्टेड है कि इसमें जो है स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है।
बाज़ार का मानना है कि ओवरऑल जो है यील्ड्स में प्रेशर ज़रूर देखने मिल सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी प्रेशर देखा है और वही जो है कंपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को जो सर्विसेज देते हैं तो उनके कारण इनके भी यील्ड प्रेशर पड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड बिजनेस है और जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नए बिजनेसेस में देख रहे हैं जो हाई मार्जिन के रहते हैं, उसके कारण वो चीज़ ऑफसेट भी किया जा सकता है, ये ब्रोकरेज का मानना है। तो इन स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा जहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है कैम्स में। ठीक है, कैम्स का शेयर इस समय करीब 5% ऊपर है और इसके बारे में जो भी जानकारी है शरद आपके साथ साझा कर रहे थे। स्टॉक काफ़ी तेज़ मोमेंटम में चलता है। एक बार जरा चेक करवा लेते हैं। राजेश सर, एक बार जरा चेक करना, कैम्स 5.5% डेज हाई पे है। डिम्पी जी देखिए, ऑलमोस्ट 4-5 वीक की एक करेक्शन के बाद स्टॉक में आज एक सब्सटेंशियल पुल बैक एक्शन बनते हुए दिखी है। हालांकि स्टॉक अभी भी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से ये स्टॉक में पुल बैक का ट्रेड जरूर बना है। हमें लगता है अपसाइड में इसका जो पहला लक्ष्य जो आ सकता है इस पुल बैक का वो आना चाहिए 2425 और दूसरा लक्ष्य जो आ सकता है वो 2455 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो अभी भी हमें लग रहा है कि जिनके पास भी ट्रेड है लोअर साइड पे बाय किया हुआ बने रहे और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे 2330 पे और 2425 और 2455 ये दो टारगेट के लिए हमें लगता है ये स्टॉक में एक पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ये जो दोनों लक्ष्य है हमने जो दिए वो ऑलमोस्ट इसके 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि और भी यहाँ पे 3 से 4% के अपसाइड ये पुल बैक में आते हुए दिख सकती है। का और पुल बैक आपको मिल सकता है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। राजेश सर, आपका जो BDL है ना भारत डायनामिक्स, उसका 1064 का हाई लगाया थोड़ी देर पहले ही। हालांकि 1064 लगाने के बाद अभी 40 के आसपास आ रहा है। इसको BTST कर जाए सर, आपने इसको जो टारगेट दिया हुआ 1100 का दिया हुआ है, 1080 इनफैक्ट। हमें लगता है BTST करना चाहिए। पूरे सेगमेंट में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और रिजल्ट भी अच्छे ही है। तो हमें लगता है कि इसका फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में भी। तो BTST ट्रेड 990 के स्टॉप लॉस से किया जा सकता है 1090 1100 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो यह है सरा भारत डायनामिक्स के स्टॉक पर। और अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक के बाद एक नंबर्स आ रहे हैं। स्कॉट्स कुबोटा के भी नंबर्स आए, नतीजों के बाद एक स्पाइक आया स्टॉक में। मुनाफा बढ़ा है 88 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर मुनाफे में तेज बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। कामकाजी मुनाफा 150 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़ का आया है और मुनाफा देखेंगे तो 88 करोड़ से बढ़कर 245 करोड़ का कंपनी ने घोषित किया है। तो हर फ्रंट पर नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। हम आपके सामने नंबर्स लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1% ऊपर है अब ये स्टॉक। राजेश जी, क्या करें एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर? तो पूजा जी देखिए, स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में एक करेक्टिव मूव देखने को मिला, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। एक मल्टीपल सपोर्ट जोन एरिया के आसपास ही स्टॉक अभी आज के लो बने हैं, जो कि है करीब 3050 3040 के जोन में। हमें लगता है अगर ये 3040 का लेवल, अब नंबर भी ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर इसके रिएक्शन में अगर 3040 के लेवल नहीं टूटते हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक स्टॉक में पुल बैक का ट्रेड 3200 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं तो 3040 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। 3200 और 3240 ये दो टारगेट हमें लगता है हायर साइड पे स्टॉक दिखा सकता है। डन, ठीक है। ये नंबर्स हम नीचे आपके लिए लेके आ चुके हैं। आप नंबर्स और प्राइस एक्शन साथ ही एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट बैक टू बैक अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ने की कुछ कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग मूव मिल जाए। आज मैं कुछ एक कैश के शेयर आपको दिखाता हूँ। एक BLS वापस से ऊपर आया। ये BLS आपके पासपोर्ट वगैरह इस तरह की सर्विसेज देने में कंपनी का काम है और ये 5.5% ऊपर है। निमेश जी, आप इस कंपनी को ट्रैक करती हैं? BLS को, BLS इंटरनेशनल के नाम से होगी कंपनी। कंपनी जिस तरह से आफ्टर कोविड काफी अच्छा रनअप दे चुकी है और जिस तरह से मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री दी और गाइडेंस दी है, नई नई सर्विसेज जो है वो ऐड कर रहे हैं और नई गवर्नमेंट के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है वो ऐड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है एक वन ऑफ द काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक जो है वो ये वीजा सर्विसेज है, वन ऑफ द काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर है। ऑल ओवर व्यू मेरा बुलिश है, बट ऑलरेडी स्टॉक के अंदर काफी रनअप आ चुका है और वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक सस्ता नहीं है। तो यहाँ से अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी वेट एंड वॉच करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए या आप एक
6 महीने का एक व्यू बना के एक्यूमुलेट हर एक डिप्स के अंदर कर सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। बट ऑल ओवर व्यू मेरा जो है ये काउंटर के अंदर बुलिश है। बुलिश व्यू है, लेकिन आप इस चीज़ के लिए सचेत करें कि थोड़ी चली हुई कंपनी है। और मैं देख भी पा रहा हूँ कि 25 अक्टूबर से लेके अब तक अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो 15% से ज़्यादा चल चुकी है। एक बार अगर आप दिखाएंगे इसका चार्ट हफ्ते भर का या 15 दिन का या 10 दिन का, तो आपको थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा कि थोड़ी स्पीड से चली हुई कंपनी। एक्चुअली इस समय एक सीज़न होता है जब काफ़ी सारे लोग भारत में भी आते हैं और काफ़ी सारे लोग भारत से बाहर भी जाते हैं। लंबी छुट्टियां होती हैं दिवाली के आसपास की। हालांकि गल्फ़ और गल्फ़ के आसपास थोड़ी दिक्कत है। ये आप एक महीने का चार्ट और हफ्ते भर का देखेंगे तो आपको और ज़रा क्लैरिटी आ जाएगी। खैर एनी हाउ, एक स्टॉक मेरे को ज़रा और पता करना है, उसके बाद फिर पूजा के पास भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं। उस शेयर का नाम है MRPL। एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक रहेगा क्या मितेश जी? MRPL प्रॉफिट बुक कर लें, 2-4 दिन से अच्छा चल रहा है बॉस। डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट की जा सकती है। और हमने ये जो स्टॉक है वो हमारे शो में रिकमेंड किया था 95 के लेवल्स के ऊपर। तो डेफिनेटली एक राउंड की जो प्रॉफिट है वो बुक की जा सकती है। जिस हिसाब से मोमेंटम स्टॉक का आई थिंक अभी नेक्स्ट पड़ाव जो है वो 120-125 का रहेगा। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, बाकी का जो प्रॉफिट है वो बिटवीन 120 टू 125। ओके, MRPL 5.5% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। चलिए अब कुछ और नतीजों पर फोकस करते हैं। और देश की दिग्गज बैंकिंग कंपनी SBI अपने नतीजे घोषित करने वाली है, जिसका कि सभी को इंतजार होता है। और ये आने के बाद ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन दे देती है कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर किस तरह की ग्रोथ नज़र आ रही है। उनके मैनेजमेंट के जो कमेंट्री होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो SBI के नतीजे काफ़ी अहम होंगे देखना। कल आ रहे हैं नतीजे, और नतीजों से क्या अनुमान है ये बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए, SBI के नतीजे कैसे रह सकते हैं? जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला SBI और देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स है। और याद रखिए जो Q2 नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यहाँ पे अनुमान है कि लगभग 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर पैट के बारे में बात करें तो पैट में जो 18% का ग्रोथ का अनुमान है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 14,500 करोड़ का है। प्रोविजंस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 3,000 करोड़ की प्रोविजंस आएगी, जहाँ पे 20% का सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है अनुमान रखा गया है। इसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ये सिक्वेंशियली देखा जाता है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जो ग्रॉस NPAs है वहाँ पे सुधार देखने मिल सकता है, लगभग 16 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आ सकता है सिक्वेंशियली। और अगर वही नेट NPA की बात करें तो यहाँ पे सपाट आंकड़ों की एक्सपेक्टेशन है रफली 0.7% का। तो इसके अलावा जो है एडवांसेस के एक्सपेक्टेशन की लगभग 13% बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही अगर डिपॉजिट्स को ले तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 9% का ग्रोथ का अनुमान है। लेकिन अहम बात होती है कि अर्निंग्स में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहे, क्या मैनेजमेंट गाइडेंस रहे, क्या कमेंट्री रहे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगा मार्जिन्स क्या रहने वाली है बैंक की, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा रहेगा कि ओपेक्स ट्रैजेक्टरी, जो ऑपरेशनल खर्चे हो रहे हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्रेडिट कॉस्ट क्या अंडर कंट्रोल रहने वाले हैं, और इसके अलावा एसेट क्वालिटी की आउटलुक क्या रहेगी, और लास्ट में जो लोन और डिपॉजिट बुक है उसका क्या ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स से जो है SBI रिजल्ट्स पे जो है बाजार की नज़र रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एडवांसेस में 13% की ग्रोथ, डिपॉजिट में 9% की ग्रोथ, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक ही नंबर्स यहाँ पर आने का अनुमान है। निमेश, आपसे समझना चाहेंगे SBI के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके कमेंट्री के हिसाब से भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट होगा जो कि उनकी कमेंट्री में आप वॉच करेंगे, और नतीजों में कहाँ पर नजर होगी आपकी? अब तक जितने भी PSU बैंक्स के रिजल्ट आए हैं काफी बेहतर रिजल्ट हमको देखने को मिले हैं। और SBI से भी वैसे ही उम्मीद है कि एक बेहतर रिजल्ट जो है वो हमको देखने को मिले। फोकस रहेगा वो खास करके कंपनी जो है वो नए NPA के रिलेटेड क्या प्रोविजनिंग जो है वो करती है, और प्रोविजनिंग में कोई कटौती आती है। सेकंड थिंग, गाइडेंस जो है वो क्रेडिट ग्रोथ का कितने % कंपनी कितने एग्रेसिव जा रही है आने वाले दिनों में, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मेजर जो पॉजिटिविटी है ऑलरेडी एक प्राइस के अंदर फैक्टर इन हो चुके हैं। तो मार्केट देखेगा कि कंपनी की नई आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो फिलहाल बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है SBI से, जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक ने रिजल्ट दिए हैं। लेट्स सी क्या आता है कल।
ठीक है, तो एसबीआई नतीजों के पहले 1% की मजबूती इस वक्त स्टॉक में देखने को मिल रही है। नतीजों पर नजर रहेगी। और जैसा कि अभी निमेश भी बता रहे थे कि कमेंट्री क्या आती है एसेट क्वालिटी को लेकर और आगे की क्रेडिट ग्रोथ को लेकर, क्या गाइडेंस कंपनी देती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर की अच्छी तेज़ी बन रही है उन पर एक बार बात कर लेते हैं। इस बीच कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। एम्बर इंटरप्राइजेज 6% ऊपर है। ब्लू स्टार में भी अच्छी तेज़ी है, करीब 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ मिनटों में ये बाइंग आई है इन दोनों ही कंपनियों में, एम्बर इंटरप्राइजेज और ब्लू स्टार। इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। वोल्टास भी हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, इस पर एक बार राय ले लेते हैं। कपिल, आप सजेस्ट करिए, कहीं पर कोई ट्रेड देख रहे हैं आप बीटीएसटी या एसटीबीटी के लिहाज से? यहाँ पे मैं अंबर एंटरप्राइज को ट्रैक कर रहा हूँ। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पहले से ही अच्छा रहा हुआ है और पिछले कुछ 6-7 दिनों से एक कंसोलिडेशन पैच का माहौल ही रहा हुआ है। तो उसकी वजह से जो भी बीच में इंटर में डिक्लाइन आई थी, तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को लेकर वो बाउंस कर रहा है। जो उसके 3117 जो भी मौजूदा लेवल है, तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पे हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने मिल रही है। तो वहां पे लग रहा है कि बायर्स थोड़े से ज्यादा स्ट्रेंथ में है। तो जैसे ही 3120 अराउंड फिगर में लेता हूँ कि लेवल निकल जाता है ऊपर में, जो कि ऑलरेडी 3130, तो सॉरी, ये ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो इसमें पॉजिटिव मोमेंटम अभी हमें देखने मिल सकती है। थोड़ा सा इसमें हम ठहरते हैं तो बीटीएसटी के लिए तो ऑफकोर्स ये कैंडिडेट बनता ही है, और थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें होल्ड करते हैं तो 3450 तक के भी हमें अपसाइड पोटेंशियल इसमें देखने मिल सकती है। कुछ कुछ ऐसी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है जिन्होंने अपने आज के प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन से काफ़ी हैरान किया है। मैं जरा स्पीड से वो दिखाना चाहता हूँ, एक बार जरा दिखाइए। निटको लिमिटेड, NITCO, फायर कीजिएगा, NITCO लिखेंगे तो निटको लिमिटेड के नाम से कंपनी आएगी। ऑलमोस्ट तो शायद सर्किट की तरफ पहुंच रही है। यस, सर्किट हो गया इसमें। दूसरा शेयर दिखाइए, हिंद रेक्टिफायर्स, हिंद रेक्ट के नाम से मिलेगा, हिंद रेक्टिफायर्स। ये मैं सारा ऐसे कंपनी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज या कल में बहुत ज़ोरदार वॉल्यूम आया है। हिंद रेक्टिफायर्स के नाम से एक कंपनी होगी, यस दिस वन। ये भी अपर सर्किट पर लग गई है अभी। इन दोनों कंपनीज का आप हफ्ते हफ्ते का भी चार्ट दिखाओ, क्योंकि आज एक्शन में आई है। टिपिकली कैश की कंपनीज हैं, आज तो सर्किट लग गया। हालांकि मैंने ज़रा भी स्टडी नहीं किया कि इसके पीछे क्या क्या और खबरें होंगी, लेकिन आप इस पर ध्यान रखिएगा। जैसे 7 डेज़ में देखो कितना बढ़िया चला है, 36%। सेम हिंद रेक्टिफायर्स का भी दिखाओ 7 डेज़ का, आपको देखिएगा 7 दिन में ही टोटल गेन आया। उससे पहले ठंडे पड़े हुए शेयर्स थे 33% का। राजेश सर, इन दोनों शेयर्स को जरा आप चेक करोगे। ये सर्किट पर आज तो कुछ नहीं कर पाएंगे बॉस, ये तो क्लियर है। अब जो होगा मंडे को ही होगा। मंडे को लेकिन करना क्या है, बाय करना है कि जिनके पास पड़ा उनको सेल करना है? तो देखिए डिम्पी जी, निटको में तो ऑलमोस्ट अब यस सर्किट लगते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक काफी समय से अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा था और आज एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। हमें लगता है कि अब जिनके पास भी निटको का स्टॉक है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। 23 रुपए अब स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये 23 रुपए के ऊपर बना रहता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो आना चाहिए करीब 29 रुपए से 30 रुपए की तरफ। ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। वहां पे हमें लगता है एक मल्टीपल सप्लाई जोन है, तो वहां थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर एक बार बांधे तो 23 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन लेके जा सकते हैं नेक्स्ट हफ्ते के लिए। हमें लगता है इमीडिएट मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखे, क्योंकि जब भी हम देखते हैं जिस तरीके से स्टॉक में अगर अपर सर्किट लगते हैं तो नेक्स्ट डे थोड़ा फॉलोअप एक्शन जरूर बाइंग साइड का बनता है। तो 29-30 ये लेवल पे जरूर प्रॉफिट बुक करें निटको में। आपने बात करी दूसरे स्टॉक की, हिंद रेक्टिफायर। तो हिंद रेक्टिफायर को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सर्किट लगा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक ने अब 550 के लेवल को क्रॉस किया है, हमें लगता है कि यहाँ पे भी मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ओवरऑल स्टॉक तो एक अप ट्रेंड में ही बना हुआ है और एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लास्ट मंथ में था और इस मंथ में भी हम देख रहे हैं कि काफी बड़ी मूव ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। 28% के आसपास के गेन स्टॉक में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही बनते हुए दिखे। तो हमें लगता है कि काफी चल चुका है स्टॉक। थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि स्टॉक एक ब्लू स्काई टेरिटरी में काफी बड़े मूव ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन में ही आते हुए दिखे। तो हमें लगता है थोड़ा प्रॉफिट यहाँ बुक कर ले और यहाँ पे थोड़ा सा
वेट करें, कूल ऑफ एक्शन आती है टुवर्ड्स 550, वो एक अच्छा लेवल होगा वापस री इंटर करने के लिए, या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 550 में, हो सकता है मोमेंटम 640 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। दोनों पे आपको रिकमेंडेशन मोटा मोटी मिल गई है। ये हम खोज खोज के ऐसे शेयर्स ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं आपके पास सामने, ताकि आप इन शेयर्स को एक बार नज़र में ज़रूर रखें। देखिए नंबर्स अच्छे आते हैं ना किसी भी कंपनी, इसके रिएक्शन कुछ वैसे मिलता है जैसे जोमेटो पे मिल रहा है। हमने आपको ये भी बताया कि ना केवल क्वार्टर बेसिस पर इसके नंबर्स ठीक है, YOY बेसिस पे भी प्रॉफिट में आई हुई कंपनी है ये। फिर इसके रेवेन्यू ठीक थे, फिर इसके ऑपरेशन एफिशिएंसी ठीक थी, इसलिए मैंने राजेश सर से थोड़ा स्विंग और दोनों लाल टारगेट लिए थे। तो स्विंग वाले टारगेट के हम बेहद करीब जा रहे हैं। 118 रुपये का हो गया शेयर ये 11 रुपये ऊपर है, 10% ऊपर है। नंबर्स आए थे उस समय को ध्यान है शायद 4 या 5% ऊपर हुआ था। तो उसके बाद का जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नंबर्स पे आप 24 घंटे एक्टिव रहें। यानी कि जिस दिन नंबर आने हैं ना, उससे 24 घंटे पहले शेयर की डिलीवरी चेक कर लो कि डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है। दूसरा पॉइंट, नंबर्स का एनालिसिस कर लो अगर आपके पास अवेलेबल है। फिर पोस्ट नंबर्स का कंपैरिजन कर लो कि कहाँ कहाँ पे ठीक है। उसके बाद का रिएक्शन कुछ ऐसा मिलेगा। ये बहुत सही सी प्रैक्टिस है। भले आप 5 शेयर 8 शेयर अपने चुन लो कि मेरे को इस क्वार्टर के अंदर इन 8 शेयर के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आप इन 8 शेयरों से कम 6 शेयरों में पैसा बना के निकलोगे, क्योंकि मार्केट उसको रिएक्ट देगा, उसको रिएक्शन ज़रूर देगा और वो जल्दी देगा। आपको जोमेटो 10% कब चलता हो दिखा? जब मैनेजमेंट की अनाउंसमेंट्स होंगी हुई तब। उसके बाद तो नहीं चला एक दिन में, लेकिन रिजल्ट्स की हिम्मत है, चला के दिखा दिया। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की मेरे को लगता है ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। लिकर स्पेस के 2-4 काउंटर में आपको नोटिस कराता हूँ। आज हमने सुबह भी आपको बताया था, एक शेयर तो बकायदा हमने खुद से दिया था, वो था UBL, ग्लोबल स्पिरिट्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़। इन सभी शेयर्स के अंदर क्या वैल्यू अभी भी बाकी है? काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि इनमें चुनावी साल है तो इन सारे शेयर्स चलेंगे। ये सभी बेहतरीन शेयर्स हैं। एक बार निमेश से और आइडिया ले लेते हैं। निमेश जी ज़रा बताइए। देखिए, चुनावी साल है डेफिनेटली यस, और 5 स्टेट के इलेक्शन भी है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में ज्यादा कुछ पॉजिटिव न्यूज है ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। मुझे जो अच्छा लग रहा है कि रेडी को जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है। आई थिंक आपने जो नाम बोले इसमें से अगर मेरी पसंदगी रहेगी तो मैं रेडी को के ऊपर पहली पसंदगी रखूंगा, और सेकंड थिंग जो रहेगा वो यूनाइटेड स्पिरिट। ये 2 काउंटर जो है मुझे रिलेटिवली सेफ बेट लग रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये है सलाम लिकर स्पेस पर। अब चलिए क्विकली अपने एक्सपर्ट से BTST या STBT ट्रेड ले लेते हैं, उनकी नज़र कहाँ पर है। मितेश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। कोई ट्रेड आपको नज़र आ रहा है? 2 ट्रेड है BTST के लिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मंडे को ट्रेड हो गए। पहला है ABFRL, 215 रुपये 60 पैसे चल रहा है, 210 के स्टॉप लॉस से लेना है, 220 225 के 2 टारगेट। दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज, 462 के ऊपर चल रहा है, आई थिंक 450 के स्टॉप लॉस से लिए जाए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा आरती इंडस्ट्री में। तो मंडे के लिए टारगेट रहेगा 475 480। से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनकी आवाज़ क्लियर नहीं, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज़ में जो हमें समझ में आया वो ट्रेड की सलाह दे रहे हैं। कपिल जी, आपकी नज़र कहाँ है? कोई BTST या STBT ट्रेड? जी, मेरा यहाँ पे एक BTST ट्रेड रहेगा पीडीलाइट पे। पीडीलाइट में हमने पिछले 3-4 दिन 2-3 दिन पहले एक बहुत अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली थी। उसके बाद में स्टॉक कूल ऑफ हुआ है और आज फिर से इसमें ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी हमें स्पिल ओवर इफेक्ट देखने मिल सकती है। तो 2455 पे ये स्टॉक चल रहा है, तो BTST के तौर पे थोड़ी सी आपको इंप्रूवमेंट हो सकती है स्टॉक में 2485 के लेवल तक की, और नीचे में स्टॉप लॉस हम इसका रखेंगे 2440 के लेवल पे। ओके, राजेश जी आप भी सलाह दीजिए, कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं आप? तो देखिए, पहला स्टॉक होगा गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में देखे तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस बना के अब अच्छा एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और आज के मूवमेंट के बाद स्टॉक ने अपने 50 डे और 20 डे मूवी में एवरेज को रिगेन किया है। तो गेल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 130 तक के, स्टॉप लॉस होगा 120 का। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है इंडिगो का। इंडिगो में भी देखें तो जिस तरीके से मोमेंटम बना और अभी 2500 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे भी एक अप मूव बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 2570 2580 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 2475 का। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है लाल पैथ लैब।
यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखी है। स्टॉक में जो करेक्टिव मूव था ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अरेस्ट होते हुए दिखा, और वहां से जो पुल बैक बना है, हमें लगता है कि लाल पैथ लैब में ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2650 और 2670 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2550 के आसपास। अभी राजेश जी हाईलाइट कर रहे थे और उसके नतीजे भी आ जाने वाले हैं। बाजार बंद होने के बाद नतीजे एक्सपेक्टेड है, लेकिन क्या अनुमान है इंडिगो के नतीजों से, ये समझ लेते हैं सौमित से। सौमित बताइए। अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो एक म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है इंडिगो से सेकंड क्वार्टर में, बट ये सीजनैलिटी के कारण भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो Q2 में एयर ट्रैफिक थोड़ा वीकिश साइड पे रहता है, क्योंकि लोग उतना घूमने नहीं जाते बाहर, तो थोड़ा वीक साइड ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप सिक्वेंशियली देखेंगे तो रेवेन्यू 12% नीचे हो सकता है। एबिटा अगर फॉरेक्स लॉस को एडजस्ट कर लो आप तो 69% नीचे हो सकता है। मार्जिन करीब 10.4% के आसपास आ सकते हैं, और कंपनी इस क्वार्टर में एक नेट लॉस रिपोर्ट करने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 660 करोड़ का नेट लॉस आ सकता है। अब यील्ड्स जो है, जिसे कि एवरेज टिकट प्राइसेस भी कहा जाता है, वो करीब 13% लोअर हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पे। अब सीजनली वीक क्वार्टर होने के कारण ही अगर आप देखेंगे तो एयर ट्रैफिक जो है वो भी लोअर साइड पे है, यील्ड्स जो कि एवरेज टिकट प्राइसेस है वो भी लोअर साइड पे है, और पैसेंजर लोड फैक्टर जिसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कहा जाता है वो भी लोअर साइड पे आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर आपको याद होगा तो Q1 में एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रिपोर्ट किया था इंडिगो ने, और उससे सीधा एक लॉस पे आ रही है कंपनी सेकेंड क्वार्टर में। तो इससे आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि कितना इनकंसिस्टेंट हो सकता है किसी एयरलाइन कंपनी का रिजल्ट। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वार्टर में काफ़ी सारे डिस्काउंट्स कंपनी ने रन किए थे अपने मार्केट शेयर को गेन या प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसके कारण भी एक लॉस का अमाउंट ये 660 करोड़ के आसपास आ रहा है। बट क्या किन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी हमें इंडिगो के रिजल्ट पे, अगर उस पर आप देखेंगे, क्योंकि पोस्ट मार्केट कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल भी करेगी, तो FY25 का कैपेसिटी गाइडेंस क्या है, उससे हमें कंपनी की ग्रोथ प्लान्स क्या है पता चलती है। इंजन इश्यूज को लेके क्या कंपनी की कमेंट्री आ रही है, एडिशनल कॉस्ट क्या हो रहे हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने अपना जो लीजिंग मॉडल है उसको भी चेंज किया है, और उसी के साथ कैसा डिमांड वो देख रहे हैं फेस्टिव सीजन में आगे चल के, और कैसे टिकट प्राइसेस रह रहे हैं अर्निंग सीजन अपना फेस्टिव सीजन में। इन चीज़ों पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आ रही है, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, डन। तो ये आपको इंडिगो के नंबर्स और साथ में एक ट्रेडिंग कॉल्स पता लग गया है। फिर से बता दूं, ट्रेड कम लीजिए बट जो लीजिए वो अच्छे लीजिए। आप इस तरह के चॉपी मार्केट्स में भी ठीक ठाक पैसा बना के मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। अब जरा हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 मिनट रह गया बाजार बंद होने में। मैं फटाफट से बता देता हूँ आज के सुपरस्टार शेयर्स कौन कौन से थे। आज अपोलो हॉस्पिटल ने बाजी मारी, एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में एक आ गया 61 हो जाएगा, शेयर चलने लग गया, आज 5% ऊपर है। अदानी पोर्ट पे अभी आपको थोड़ी देर पहले आदित्य ने एक ऑप्शंस का ट्रेड दिया, बुल स्प्रेड दिया। आज अदानी ग्रुप में सबसे अच्छे से चलने वाला शेयर ये साबित हुआ, अदानी पोर्ट। स्पीड से फायर कीजिए सारे शेयर्स। तीसरा, टाइटन के नंबर आए, शेयर 2% से ऊपर जाके बंद कर रहा है। जोमेटो के नंबर आए, शेयर ऊपर जाके बंद कर रहा है। भारत डायनामिक्स के अच्छे नंबर आए, शेयर ऊपर जाके बंद कर रहा है। इसी कार्यक्रम में जो नंबर्स आए जिसको हमने डिस्कस किया वो सब के सब आपको शेयर्स ऊपर दिख रहे होंगे। दूसरा, LTI माइंडट्री हम कई दिन से आपको नोटिस कर रहे हैं, इसके चार्ट अच्छे। मिड कैप IT में इकलौता ऐसा शेयर है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज भी 108 रुपये इसने अपने साथ जोड़े। आज दिन जिनके लिए ख़राब था वो था बजाज फिनसर्व के लिए, डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए, SBI लाइफ के लिए, इंडसन बैंक और टाटा स्टील, इन सब के लिए दिन थोड़ा ख़राब था। कुल मिला के एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे तो 1:2 की रेशो के साथ बंद करके जा रहे हैं। अच्छा पॉइंट क्या है, अच्छी बात है कि जो गैप हमको मिला उस गैप की हमने रिस्पेक्ट की और 19,200 के ऊपर क्लोज किया। दूसरी अच्छी बात क्या, बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर हमको गैप मिला और 43,300 के आसपास हम आके क्लोज करके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से राह उतनी आसान नहीं है। 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग के बाद कई बार बाजार थक जाता है। शॉर्ट कवरिंग हमेशा शॉर्ट लिव्ड होगी, छोटे समय के लिए आएगी, लेकिन खरीदारी, फ्रेश बाइंग, इंस्टीट्यूशनल बाइंग वो बड़े तेजी के लिए आती है, तो वो अभी एब्सेंट है। इसलिए फूक के कदम रखिए। कई बार गैप के बाद चीज़ें फंस भी जाती हैं। मैं आपको डरा और धमका नहीं रहा, बल्कि आपके सामने सारा डाटा और फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। आज इंडिया विक्स फिर से थोड़ा सा नीचे आया है, ये अब आपके मल्टी ईयर लो के आसपास वापस आ गया। तो जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स का काम था कि फियर को कम करके बताना, उसने ऑलरेडी बता दिया। अब आप इंडिया विक्स से बहुत ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्ट मत करना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अभी लीडरशिप की थोड़ी और हमको कमी दिख रही है। लीडर साबित नहीं हो रहे हैं, लीडर थोड़ा और सामने निकल के आए, तेज़ी से ना केवल शॉर्ट कवरिंग कराएं बल्कि और आगे निकल के आए।
इसलिए आपने ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को आज जो बोलते हुए दिखा है उसमें कैश के शेयर्स दिख रहे होंगे, मोमेंटम वाले शेयर्स दिख रहे होंगे। इसमें रिलायंस एब्सेंट था, HDFC एब्सेंट था, इन्फोसिस, TCS एब्सेंट था। किसी भी एक्सपर्ट ने ये आपको ट्रेड ही नहीं दिया। यही चीज़ मेरे को बस एक नोटिस करवानी थी कि ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सोमवार को ग्लोबल मार्केट से हमको कैसे संकेत मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेरे को और पूजा को आप इजाज़त दे सकते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला। शुक्रवार के दिन कईयों के काम होते हैं, लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल के पूरे शो में बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश आपका, राजेश जी आपका, निमेश आपका और कपिल आपका, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले शो के लिए भी हमारे साथ मनीष जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी आप दर्शन दीजिए। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। आपकी कलर और आपकी टाई और आपके शर्ट का कॉम्बिनेशन डेडली है। ये फ्राइडे वाला ही फैक्टर आप फील करवा रहे हो लोगों को। बिल्कुल। और जैसा कि आप 12:30 के जब आप नहीं आए तो मैं एक सवाल था जो मैं पूछना चाह रहा था। आपने इस पूरे हफ्ते एक डायलॉग बोला, लगातार बोला, सुबह बोला, शाम बोला, दोपहर बोला, जब भी जिस शो में है ना, हल्के हाथ से खरीदिए। लेकिन हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी तेजी आ गई, तो मौका चूके तो नहीं है ना हमारे दर्शक? नहीं, ये मौका इसलिए नहीं चूके मनीष जी, मैं इसके बहुत क्लियर बताता हूँ। अगर आपके पास पोजीशन है ना तो आपने ना 2 दिन की तेजी अपनाई होगी। अगर आपके पास पोजीशंस ज़्यादा होती ना तो आप एक ही दिन में बाहर निकल गए होते। और इन दोनों दिनों की तेजी में आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, ये दोनों गैप के हैं। अगर आपके पास थी ना पोजीशन तभी आपको गैप के बेनिफिट मिले, खुलने के बाद तो बाजार चला ही नहीं। रेंज में ही रहा। एक चीज़ और मैं दर्शकों के बिहाफ पे आपसे एक नाराज़गी जाहिर कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोलते में ये बोला कि मैं आपको ना केवल डरा रहा हूँ ना आपको धमका रहा हूँ, तब दर्शकों को धमकाते तो नहीं है ना कॉल? नहीं बिल्कुल। ये देखिए, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ पे इस तरह की भाषा और इस तरह का अनुमति हमको मिल जाती है, तो हम दर्शकों से बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत से उनके साथ कनेक्ट होकर बात बोलते हैं। देखिए, हम ड्राइंग रूम में आप जब हमको देख रहे हो ना टीवी पे, तो हम सिर्फ आपके लिए हैं। मैं अगर तेज़ी से बोल रहा हूँ, मंदे से बोल रहा हूँ, अपना गला खराब कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। और हमारे मेहमानों के साथ भी यही है। आपने हमारा 12 बजे का शो भी देखा होगा। हम रिपोर्ट कार्ड दिखा के लोगों को ये भी बताते हैं, देखिए कितनी मेहनत करके आप तो ये कहते ही हैं, आपके सामने आप तो ये कहते हैं कि मैं डंके की चोट पे कल रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप शो कर रहे होते हो तो मैं आराम से, मजे से, कह सकते हैं रस लेके आपके पूरे बुलेटिन को सुनता हूँ और बाजार को समझता हूँ और जानने की कोशिश करता रहता हूँ। वैसे शुक्रिया। आप बीते 1 घंटे में हमने तमाम मार्केट पर चर्चा की, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि बाजार में एक मजबूत पुलबैक रैली देखने को मिली। क्या ये रैली अगले हफ्ते भी जारी रहेगी? बात करेंगे अगले हफ्ते की तैयारी में छोटे से ब्रेक के बाद।